नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों की वापसी। 1990 के दशक में जो पलायन हुआ वो भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय था। लेकिन अब 2025 में सरकार ने एक नया प्लान पेश किया है कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्या रहा है, वो पलायन क्यों हुआ, अब सरकार क्या कर रही है उनकी वापसी के लिए, और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद जरूरी और भावनात्मक यात्रा को। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग को स्वर्णिम बनाने में कश्मीरी पंडितों की भूमिका हमेशा से ऐतिहासिक रही है। यह समुदाय न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का गर्व रहा है, बल्कि कश्मीर की सभ्यता, शिक्षा, दर्शन और न्याय व्यवस्था में इनका योगदान अतुलनीय रहा है। प्राचीन काल से ही कश्मीरी पंडित संस्कृत भाषा के ज्ञाता, विद्वान और शिक्षाविद के रूप में पहचान रखते थे। राजा हर्षवर्धन और ललितादित्य जैसे शासकों के काल में इनका सम्मान और प्रभाव पूरे राज्य में व्यापक था। इतिहास के कई ग्रंथों और शिलालेखों में कश्मीरी पंडितों का उल्लेख मिलता है, जहां वे मंदिरों के पुरोहित, दरबार के सलाहकार और शिक्षा केंद्रों के प्रमुख हुआ करते थे। 8वीं से 12वीं सदी के बीच कश्मीर एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र बन गया था, जहां शारदा पीठ जैसी संस्थाओं में दूर दूर से छात्र अध्ययन करने आते थे। कश्मीरी पंडितों की ज्ञान परंपरा ने देश को कई महान दार्शनिक और वैज्ञानिक दिए, जैसे कि अभिनवगुप्त, कल्हण और चरक। इनकी विद्वता केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और काव्यशास्त्र में भी इनकी भूमिका अग्रणी रही। कश्मीर की पहचान एक ज्ञान और शांति की भूमि के रूप में जानी जाती थी, और इसका मूल कारण कश्मीरी पंडितों की बुद्धिजीवी परंपरा थी। समय के साथ इस समुदाय ने शिक्षा को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बना लिया। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जब भारत में शिक्षा की लहर फैल रही थी, तब कश्मीरी पंडितों ने अंग्रेजी शिक्षा को भी अपनाया और प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा विभाग, न्यायिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। यही कारण था कि दिल्ली, लखनऊ, बनारस और कलकत्ता जैसे शहरों में भी कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी देखने को मिली। इनकी पहचान एक शांतिप्रिय, प्रगतिशील और समर्पित समुदाय के रूप में होने लगी थी। लेकिन कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के बीच यह समृद्ध समुदाय धीरे धीरे संघर्ष के दौर में चला गया। विभाजन के बाद भी कश्मीर की स्थिति में अस्थिरता रही और धीरे धीरे कुछ चरमपंथी ताकतें सामने आने लगीं, जिनका उद्देश्य इस सामाजिक संतुलन को बिगाड़ना था। फिर भी 1980 के दशक के अंत तक कश्मीरी पंडित घाटी में बड़े सम्मान के साथ रहते थे और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल कायम रखते थे। आज जब हम कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके उस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को समझना जरूरी है, जिसने कश्मीर की मिट्टी को महान बनाया। यह सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं, बल्कि भारत की एक बौद्धिक विरासत की पुनर्स्थापना की कोशिश है। और यही है इस वीडियो का मकसद, एक ऐसे इतिहास को उजागर करना जो भुलाया नहीं जाना चाहिए। 1989-90 का साल कश्मीर के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक बनकर सामने आया। यह वही समय था जब आतंकवाद की आग ने कश्मीर की जन्नत को जलाना शुरू किया और सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए कश्मीरी पंडित, एक शांतिप्रिय, शिक्षित और अल्पसंख्यक समुदाय, जिसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे अपने धर्म और पहचान के साथ शांति से रहना चाहते थे। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर में गतिविधियां बढ़ा दीं और स्थानीय मुस्लिम युवाओं को उकसाकर अलगाववादी सोच का बीज बोया गया। इसका सीधा असर घाटी के माहौल पर पड़ा, जहां पहले भाईचारे की संस्कृति थी,
वहां अब डर, घृणा और कट्टरता फैलने लगी। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऐसा खौफनाक अनुभव बन गई जिसे वे आज भी नहीं भूल पाए। उस रात मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर ऐलान किया गया, रालिव, सालिव या गलिव यानी इस्लाम स्वीकार करो, भाग जाओ या मरो। पूरे इलाके में डर का ऐसा माहौल बन गया कि लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े। वे लोग जो पीढ़ियों से घाटी में रहते आए थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर की मिट्टी में बिताई थी, अचानक शरणार्थी बन गए। लाखों पंडितों ने जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में शरण ली, कई खुले मैदानों में या अस्थायी टेंटों में रहे, बिना किसी संसाधन के। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 60,000 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। इस सामूहिक पलायन के दौरान कई कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और संपत्तियां लूट ली गईं। आतंकियों ने डर का ऐसा वातावरण बनाया था कि कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन भी मूकदर्शक बनकर रह गया। स्कूल, मंदिर, घर, सब कुछ पीछे छूट गया। जिन लोगों को कभी सम्मानित विद्वान और सरकारी अफसर माना जाता था, वे अब राहत शिविरों में लाइन में लगकर राशन पाने को मजबूर थे। इस दौर ने एक पूरे समुदाय की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पंडितों की जिंदगी एक नए संघर्ष में बदल गई थी, एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। सरकारें बदलीं, घोषणाएं हुईं, लेकिन वास लौटने का सपना अधूरा ही रहा। उनके लिए कश्मीर अब सिर्फ एक भूगोल नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ सपना बन गया था। यह पलायन केवल एक सांप्रदायिक समस्या नहीं थी, यह एक मानवाधिकार संकट था, एक ऐसा अत्याचार जो दुनिया के बड़े मंचों पर उतनी आवाज में नहीं गूंजा जितनी जरूरत थी। किसी समुदाय को केवल उनकी धार्मिक पहचान के कारण अपने ही देश में बेघर हो जाना कितना दुखद और शर्मनाक है, इसका अंदाजा केवल वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने सब कुछ खोया है। आज भी जब हम 30 से अधिक वर्षों के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात करते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह केवल एक पुनर्वास योजना नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की वापसी होनी चाहिए। जो दर्द 1990 में झेला गया, उसकी भरपाई शब्दों से नहीं हो सकती, लेकिन एक बेहतर प्रयास से भविष्य को बदला जा सकता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का सामूहिक पलायन महज एक पलायन नहीं था, यह एक जीवन की पूरी दिशा बदल देने वाला मोड़ था। अपने ही देश में शरणार्थी बन जाना कोई कल्पना नहीं करता, लेकिन कश्मीरी पंडितों को यह हकीकत झेलनी पड़ी। हजारों परिवार जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों में शरण लेने को मजबूर हुए। जब वे घाटी से निकले थे, तब उनके पास केवल कुछ कपड़े और यादें थीं, लेकिन सामने एक अनिश्चित और संघर्षों भरा भविष्य था। शरणार्थी शिविरों में जिन हालातों में उन्हें रहना पड़ा, वह किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं थे। टिन की छत, प्लास्टिक की दीवारें, टॉयलेट्स की भारी कमी और बेहद गर्मी या सर्दी। दिल्ली और जम्मू के टेंट कॉलोनियों में रहने वाले पंडित परिवारों ने समाज के उपेक्षित तबके जैसा जीवन जिया। जो लोग कभी शिक्षक, सरकारी अफसर, डॉक्टर या व्यापारी थे, उन्हें अब सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और अस्थायी जीवन ने इस समुदाय के आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें शरणार्थी कहकर बुलाया गया, जो उनके आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाता रहा। महिलाओं के लिए हालात और भी ज्यादा कठिन थे। असुरक्षित वातावरण में उन्हें न केवल अपने परिवार की देखभाल करनी थी, बल्कि कभी-कभी घर चलाने के लिए काम भी करना पड़ता था। बहुत सी युवतियों की पढ़ाई अधूरी रह गई या जल्दी शादी कर दी गई ताकि वे सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति और भी खराब थी। इस सब के बावजूद इस समुदाय ने हार नहीं मानी।
उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी योजनाएं आईं, लेकिन वह कभी पर्याप्त नहीं रहीं। कुछ राहत पैकेज दिए गए, नौकरियों में आरक्षण का वादा हुआ, लेकिन जमीन पर उनका लाभ बहुत सीमित निकला। कई बार ये वादे केवल चुनावी घोषणाएं बनकर रह गए। पुनर्वास कॉलोनियां बनी, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा। इसके बावजूद कश्मीरी पंडितों ने खुद को शिक्षित रखा और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई। इस संघर्ष के बीच कुछ लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक मंच पर भी आवाज उठाई। फिल्में, लेख और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस मुद्दे को मुख्यधारा में लाने का काम किया। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने लोगों का ध्यान इस त्रासदी की ओर आकर्षित किया, लेकिन उन वास्तविक कहानियों की गहराई को समझना अब भी बाकी है। शरणार्थी जीवन ने इस समुदाय को मजबूत तो बनाया, लेकिन यह ताकत उन्हें उस धरती से जुदा करके मिली जिसे वे अपना स्वाभाविक अधिकार मानते थे। उनकी आंखों में आज भी वो घर, वो मोहल्ला, वो मंदिर जिंदा है जहां से उन्हें रातों रात भगा दिया गया था। आज भी लाखों कश्मीरी पंडित उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन सरकार, समाज और व्यवस्था उनकी आवाज सुनेगी और उन्हें सम्मान के साथ वापस उनके घर लौटने का अधिकार मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद से लेकर आज तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई वादे किए गए, योजनाएं बनाई गईं और पुनर्वास के प्रयास किए गए। लेकिन इन प्रयासों में अक्सर या तो इच्छा शक्ति की कमी रही या ज़मीनी क्रियान्वयन में बड़ी खामियां। 1990 के बाद जब स्थिति कुछ शांत हुई तो पंडितों की वापसी के लिए शुरुआती प्रयास किए गए। सरकार ने जम्मू में उनके लिए अस्थायी कॉलोनियां बनाई, लेकिन वो कॉलोनियां रहने योग्य नहीं थीं। टेंट, टूटी सड़कों और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना जीवन और कठिन हो गया। 2008 में केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स की घोषणा की, जिसमें 1618 रुपये करोड़ के पैकेज के अंतर्गत नौकरी देने, मकान बनाने और सुरक्षा देने के वादे शामिल थे। लेकिन इस पैकेज का लाभ बहुत सीमित लोगों को ही मिला। नौकरियां कम मिलीं और जो मिलीं उनमें तैनाती ऐसे क्षेत्रों में की गई जहां सुरक्षा की स्थिति संदिग्ध थी। पुनर्वास कॉलोनियां भी बननी शुरू हुईं, लेकिन बहुत धीरे धीरे और अधूरी। 2015 में एक और पैकेज आया, इस बार 2000 रुपये करोड़ की राशि के साथ। मकसद था कि कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाया जाए। नई कॉलोनियां, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा का वादा किया गया। लेकिन इस योजना में भी नौकरशाही और स्थानीय राजनीति ने रुकावटें पैदा की। जमीन अधिग्रहण, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक शिथिलता के चलते निर्माण कार्यों में भारी देरी हुई। आज भी कई कॉलोनियां अधूरी पड़ी हैं या वहां रहने वाले लोग असुरक्षा की भावना से घिरे हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि अब सरकार कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिलाने के साथ साथ विस्थापितों को उनका हक भी दिलाएगी। कई बार संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी सरकार की प्राथमिकता है। उनके बिना कश्मीर अधूरा है जैसी बातों ने भावनात्मक जुड़ाव तो पैदा किया, लेकिन जमीन पर फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। 2022 में कश्मीर में कुछ टारगेट किलिंग्स के बाद स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। घाटी में काम कर रहे कुछ पंडित कर्मचारी डर के मारे इस्तीफा देकर वापस जम्मू चले गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुरक्षा बलों की तैनाती तो हुई, लेकिन समय पर प्रतिक्रिया न होने के कारण लोगों की जान चली गई। इससे सरकार के सुरक्षा दावों पर सवाल खड़े हुए। 2023 और 2024 में सरकार ने कुछ पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा की, नई नौकरियां निकाली गईं और घाटी में सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया गया।
लेकिन अब कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा वर्ग सरकार से सवाल कर रहा है कि क्या केवल घोषणाओं और पैकेज से वापसी संभव है। जब तक सामाजिक समरसता, स्थानीय समर्थन और स्थायी सुरक्षा नहीं दी जाती, तब तक वापसी केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगी। सरकार की योजनाओं में एक और बड़ी कमी रही संवाद की। विस्थापितों के संगठनों से बात किए बिना योजना बनाना और उन्हें अचानक कार्यान्वित करना असफलता को आमंत्रित करता है। जबकि अगर जमीनी स्तर पर प्रभावित समुदाय से बातचीत करके योजनाएं बनाई जाती तो शायद परिणाम बेहतर होते। हालांकि यह भी मानना होगा कि सरकार की कोशिशें पूरी तरह निष्क्रिय नहीं थीं। कुछ कॉलोनियां बनी, कुछ लोगों को रोजगार मिला और आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन जब आप एक पूरे समुदाय की वापसी और पुनर्स्थापना की बात करते हैं तो प्रयासों की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनकी वापसी का मुद्दा केवल मानवीय नहीं, बल्कि वर्षों से एक गहरा राजनीतिक विषय भी बना हुआ है। भारत के लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रतिक्रियाएं वास्तव में इस समुदाय की मदद करने के लिए थीं या केवल एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लंबे समय से कश्मीरी पंडितों की वापसी को अपनी विचारधारा का एक अहम हिस्सा मानती रही है। जनसंघ के दिनों से लेकर 1990 के दशक तक इस मुद्दे को पार्टी ने हमेशा उठाया। अनुच्छेद 370 को हटाना, धारा 35 का खात्मा और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना, इन सभी कदमों को बीजेपी ने पंडितों की वापसी की दिशा में जरूरी बताया। 2019 में इन निर्णयों के बाद एक उम्मीद बनी कि अब सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखा गया वह यह था कि योजनाएं बनी, घोषणाएं हुईं, लेकिन प्रभाव सीमित रहा। कांग्रेस पार्टी, जो 1990 के दौर में केंद्र और जम्मू कश्मीर दोनों जगह सत्ता में थी, उस वक्त के हालात को लेकर आज भी आलोचना झेलती है। पंडितों का कहना है कि पलायन के समय सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, न ही तत्काल कदम उठाए। कांग्रेस ने बाद के वर्षों में कई बार इस गलती को स्वीकार भी किया, लेकिन वास्तविक समाधान की दिशा में बहुत धीमी प्रगति हुई। पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में इस समुदाय के लिए योजनाओं का वादा जरूर किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनका क्रियान्वयन हमेशा अधूरा रहा। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रुख भी विरोधाभास से भरा रहा। एक तरफ ये पार्टियां घाटी में शांति और सौहार्द की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंडितों की वापसी को लेकर कभी भी कोई ठोस रणनीति सामने नहीं रखी। इन पार्टियों पर आरोप यह भी लगे हैं कि वे स्थानीय वोट बैंक को खुश करने के लिए इस मुद्दे से दूरी बनाए रखती हैं। स्थानीय मुसलमानों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस डर से कई बार इन दलों ने पंडितों के दर्द पर चुप्पी साधी। आम आदमी पार्टी और अन्य नए राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अक्सर चुनावों के दौरान उठाया, लेकिन उन्हें कश्मीर में राजनीतिक जमीन नहीं मिली, इसीलिए उनकी भूमिका अभी तक सीमित रही है। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों और सामाजिक संगठनों ने जरूर सोशल मीडिया और जन आंदोलनों के जरिए इस मुद्दे को जिंदा रखा है, लेकिन वह भी एक सीमित प्रभाव तक ही है। चुनावों के समय कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अचानक से खबरों में आता है, घोषणाएं होती हैं, राजनीतिक भाषणों में वापसी और सम्मान की बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, यह मुद्दा फिर हाशिए पर चला जाता है। यही कारण है कि इस समुदाय में एक गहरी निराशा है, वे खुद को सिर्फ एक चुनावी कार्ड समझने लगे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी को एक समावेशी और विकास आधारित मॉडल के तहत प्रस्तुत किया जाए, तो यह न सिर्फ उनके पुनर्वास को संभव बना सकता है, बल्कि कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक एकता का भी प्रतीक बन सकता है। लेकिन इसके लिए केवल वादों की नहीं,
बल्कि सभी दलों की मिलकर ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। अभी भी समय है कि राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीरी पंडितों की वापसी को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाए। उन्हें केवल वोट के आंकड़ों में नहीं, बल्कि भारत के उस ताने बाने में देखा जाए जो विविधता और सहअस्तित्व की बात करता है। 90 के दशक के बाद से कश्मीरी पंडितों का संघर्ष एक लंबी, दर्दनाक और अनकही कहानी बन चुका है, जिसे मुख्यधारा के मीडिया ने अक्सर नजरअंदाज किया, किंतु डिजिटल मीडिया और फिल्मों ने इसे पुनः जागृत कर दिया। अपनी जड़ों से निकाले गए पंडित परिवारों ने टेंट कॉलोनियों और अस्थायी शरण स्थलों में जीवन की नई परिभाषाएं गढ़ी, जहां उन्हें न केवल भौतिक सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ी, बल्कि मानसिक आघात और सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। दशकों तक जब समाचार चैनलों ने इस त्रासदी को मुश्किल से 2-2 मिनट की रिपोर्ट में समेटा, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीडियो ब्लॉगिंग, ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए कश्मीरी पंडितों ने अपने दर्द, अपने अनुभव और अपनी उम्मीदों को खुलकर साझा करना शुरू किया। फिल्मों की दुनिया में द कश्मीर फाइल्स ने इस समुदाय की पुकार को बड़े पर्दे तक पहुंचाया, जिसने दर्शकों को 1990 के सामूहिक पलायन की भयावहता और विभाजन के बाद मुट्ठी भर आशा रखने वालों की बेचैनी से रूबरू कराया। लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे राजनीतिक एजेंडा तक करार दे दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स ने पंडितों के सांस्कृतिक योगदान, उनकी धार्मिक पहचान और घाटी में लौटने की जद्दोजहद को संवेदनशील तरीके से उजागर किया, जिससे नए दर्शक इस विषय से अवगत हुए। समाज में भी धीरे धीरे बदलाव आए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कश्मीरी पंडितों की वापसी पर चर्चा मंच आयोजित हुए, साहित्यिक महोत्सवों में उनकी कहानियां पढ़ी गईं, तथा डिजिटल कैफे और पॉडकास्ट ने इस मुद्दे को अंतर्जातीय संवाद की दिशा में ले जाने का काम किया। फिर भी मीडिया और मनोरंजन उद्योग से अपेक्षा यह है कि वे केवल सनसनी या भावनात्मक अपील पर निर्भर न रहें, बल्कि गहन शोध, साक्षात्कार और सांस्कृतिक विश्लेषण के माध्यम से पुनर्वास की चुनौतियां, जैसे सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समरसता और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास पर प्रकाश डालें। एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण व्यवस्था तभी संभव हो पाएगी जब मीडिया पंडितों के दर्द को मानवीय दृष्टिकोण से दिखाए, फिल्मों में उनके संघर्ष को सिर्फ तमाशा न बनाकर समाज में सहानुभूति और समझ बढ़ाने का प्रयास करे, और सामूहिक रूप से यह संदेश दे कि कश्मीरी पंडित सिर्फ अतीत के शरणार्थी नहीं, बल्कि भविष्य के समान अधिकार और सम्मान के हकदार नागरिक हैं। तभी इस कथा का पुनर्लेखन पूरा होगा और पंडितों की वापसी एक स्वप्न से कहीं आगे जाकर वास्तविकता बन सकेगी। 1990 के बाद कश्मीरी पंडितों ने लगातार अपनी मातृभूमि में लौटने की कोशिशों को जीवित रखा है, लेकिन उनकी राह में जो चुनौतियां आज भी खड़ी हैं, वे किसी स्वप्न से कम नहीं लगती। सरकार ने 2025 में नव कश्मीरी घर वापसी योजना के तहत नए मकान, सुरक्षा कवच और आर्थिक मदद का वादा किया, मगर जमीन पर उसकी पुरजोर क्रियान्वयन की कमी ने पंडितों की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई। लौटने वाले परिवारों को आवास तो मिले, लेकिन जल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव ने उन्हें एक बार फिर शरणार्थी जीवन का एहसास कराया। दूसरी ओर घाटी में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार की कमी ने भी वापसी को मुश्किल बना दिया, क्योंकि रोजगार ही सुरक्षा का दूसरा नाम है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन अकेले फोर्स से डर का माहौल खत्म नहीं होता। स्थानीय समर्थन, सामुदायिक पारस्परिक विश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी में शांति की अनुभूति भी उतनी ही जरूरी है। कॉलेजों और बाजारों तक पहुंचने वाली सड़कों को पुनर्निर्मित करने, बच्चों के लिए स्कूलों में आरक्षण सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएं अभी तक अधूरी हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां पंडितों की वापसी में कांटे की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि दशकों से पीड़ा झेलते आए लोग आज भी भय, अवसाद और असुरक्षा के साथ जी रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन और नागरिक संगठनों द्वारा नियमित वार्ता तथा फीडबैक तंत्र बने बिना योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। 2025 में सरकार ने कुछ पेशेवर कौशल वर्कशॉप आयोजित की, लेकिन इन्हें पंडितों तक पहुंचने में देरी और भेदभाव ने उनकी प्रभावशीलता कम कर दी। सांस्कृतिक पुनर्स्थापनाओं के लिए मंदिरों और घाटी के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण जरूरी है, तभी आए दिन ग्रंथों और परंपराओं से कटे युवा वर्ग को लौटने का विश्वास मिलेगा। फिलहाल वापसी करने वालों की संख्या कुछ हजार तक ही सीमित है, जबकि गुजरे 3 दशक में विस्थापित हुए पंडित परिवारों की संख्या लाखों में है। उन्हें केवल मकान, नौकरी या सुरक्षा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की भूमि पर फिर से जुड़ने का आत्मीय अनुभव चाहिए, जो सामूहिक तौर पर तभी संभव होगा जब नीतियों में पारदर्शिता, स्थानीय स्तर पर संवाद और लगातार समीक्षा का एक मजबूत ढांचा हो। बिना इन चुनौतियों को संबोधित किए वापसी योजना महज एक प्रशासनिक पहल बनी रहेगी और कश्मीरी पंडितों का स्वाभाविक अधिकार अधूरा ही रहेगा। वापसी की राह में कश्मीरी पंडितों के सामने सबसे बड़ी 3 चुनौतियां सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा हैं, जिनके बिना घाटी में बसना संभव नहीं। सुरक्षा का प्रश्न सर्वप्रथम आता है, क्योंकि 1990 के दशक की वह त्रासदी अब भी सबके ज़हन में ताज़ा है। उस वक्त आतंकवादियों ने पंडितों के घरों, मंदिरों और दफ्तरों में घुसकर निर्दयता से हत्याकांड किए थे। आज सुरक्षा बलों की उपस्थिति तो है, लेकिन सशस्त्र गश्त और चेकपोस्टों से डर मिटता नहीं। घर से बाहर निकलना हो, स्कूल जाना हो या बाजार में सामान लेने जाना हो, हर कदम पर भय का एहसास रहता है। वहीं गांवों के पुराने मोहल्लों में स्थानीय समर्थन की कमी, पड़ोसी समुदाय में अविश्वास और गोपनीयता का अभाव सुरक्षा व्यवस्था को अधूरा बनाता है। सुरक्षा बलों को पारदर्शी तरीके से तैनात करना, नागरिकों के साथ नियमित चर्चा करना और स्थानीय पुलिस थानों में विशेष पंडित सेल बनाकर संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दूसरी चुनौती रोजगार की है। दशकों से विस्थापित पंडितों ने जीवनयापन के लिए विभिन्न उद्योगों में अपने हुनर का उपयोग किया, पर घाटी लौटकर समान रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं। कृषि, पर्यटन, हस्तशिल्प और प्रशासनिक सेवाओं में पारंपरिक तौर पर रही भागीदारी अब तक बहाल नहीं हो सकी। नौकरी के लिए आरक्षण की घोषणाएं हैं, पर प्रशासनिक जंजाल और स्थानीय स्तर पर भेदभाव की शिकायतें लगातार आती हैं। युवा पंडितों को आधुनिक कौशल वाली नौकरियां जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग आदि में प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे घाटी के निर्माण कार्यों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में योगदान दे सकें। सरकार को प्राविधिक शिक्षा केंद्र खोलने, कौशल विकास योजनाओं में विशेष सीटें आरक्षित करने और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल की वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षा की है, जो आने वाली पीढ़ियों का आधार बनती है। पलायन के बाद कई कश्मीरी पंडित बच्चों की पढ़ाई अटक गई, उन्हें नए स्कूलों में सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। वापसी पर घाटी के स्कूलों और कॉलेजों में फिर से दाखिला दिलाना आसान नहीं होता। विद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर, अध्यापकों की कमी और पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति का अभाव शिक्षा को अधर में छोड़ देता है। इसके अलावा मानसिक आघात के कारण कई छात्रों में अवसाद और डर का भाव देखा गया। इन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और एक समावेशी शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता है। स्कूलों में कश्मीरी पंडित इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करना, छात्रवृत्ति योजनाएं बढ़ाना और माहौल सुधार समितियां बनाकर शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना प्राथमिकता होनी चाहिए। इन तीनों स्तंभों सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा का संतुलन ही कश्मीरी पंडितों की सफल वापसी का आधार होगा। जब तक ये समस्याएं जड़ से नहीं सुलझेंगी, वापसी अधूरी ही रहेगी। सरकार, स्थानीय प्रशासन,
नागरिक संगठन और समाज के सभी वर्गों को मिलकर इन्हें चुनौती मानकर ठोस, पारदर्शी और लंबे समय तक टिकने वाली योजनाएं बनानी होंगी, तभी घाटी का स्वर्ग फिर से उनके लिए भी स्वर्ग बन सकेगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर घाटी के स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मुस्लिम आबादी द्वारा स्वागत के भाव देखे गए, जहां नागरिकों ने कॉलोनियों में जाकर पंडित परिवारों को मिठाइयां खिलाईं, स्वागत दन सजाए और पुनर्वास में सहयोग की पेशकश की। इन जगहों पर जातिगत विरोध का कोई स्वर नहीं सुना गया और स्थानीय युवक, महिला एवं बुजुर्ग मिलकर त्योहार मनाने की परंपरा फिर से शुरू करने लगे। विद्यालयों में बच्चों ने नए सहपाठियों का स्वागत किया और सामाजिक मेलजोल ने विश्वास जगाया कि कश्मीर में एक बार फिर सब साथ रह सकते हैं। हालांकि इस सकारात्मक पहलू के बावजूद कई गांवों और मोहल्लों में सचेत उदासीनता भी देखी गई, जहां कोई खास उत्साह नहीं दिखा। लोग भयभीत हैं कि अचानक लौटने वाले पंडितों के साथ फिर सुरक्षा भंग न हो जाए और गांव की पारंपरिक व्यवस्था में उथल-पुथल न मच जाए। दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी उपद्रवियों और स्थानीय शक्ति केंद्रों ने विरोध की आवाज उठाई, यह दंभ भरते हुए कि घाटी अब केवल उस आबादी की नहीं रहेगी जिसका बहुसंख्यक स्वर हो। उन्होंने विरोध मार्च, पोस्टर और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए यह संदेश फैलाया कि बाहर से लौटकर आए पंडितों को यहां बसने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन को तैनात सुरक्षा बलों के बीच भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा पक्षपात की खबरें आईं, जहां कुछ इलाकों में पंडितों के परिसरों तक पहुंचने वाली सड़कों को बंद करा दिया गया और आपूर्ति को बाधित किया गया। इन विरोधाभासी रुझानों के बीच स्थानीय, सरकारी, गैर सरकारी और सामाजिक संगठन संवाद का पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। घाटी में पंडित मुस्लिम मेलजोल मंच बन गए हैं, जहां दोनों समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर समस्या सुलझाने की रणनीतियां तैयार करते हैं। इन मंचों पर सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक दान और धार्मिक स्थलों की देखभाल जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिससे आपसी भरोसा पनपे। स्थानीय शिक्षण संस्थानों ने एकता दिवस मनाकर सभी छात्रों को साथ लाने का काम किया, तो युवा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कॉमन कल्चर हैशटैग चलाकर सकारात्मक संदेश फैलाया। सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि पंडितों की बसावट केवल मकानों की आपूर्ति नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और स्थानीय समर्थन की भी मांग करती है। यदि स्थानीय जनता में भय और संदेह की भावना बनी रहेगी, तो वापसी योजनाएं रोएंगी, बाहें फैलाकर लौटे परिवारों को आसरा नहीं दे पाएंगी। इसलिए आज सबसे जरूरी है स्थानीय नेताओं, पंचायतों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना। तभी घाटी का वह खूबसूरत उत्साह लौटेगा जिसने कभी जन्नत कहा जाने वाला यह धरा का स्वर्ग सबका घर बना दिया था। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल महज एक धार्मिक या सांप्रदायिक विषय नहीं रहा, बल्कि यह मानवाधिकार, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा बन चुका है। 1990 के दर्दनाक वर्षों से आज तक पंडित परिवारों ने अनगिनत संघर्ष झेले, लेकिन अब 2025 में नव कश्मीरी घर वापसी योजना के तहत जो योजनाएं और वादे किए गए हैं, उनसे एक नई उम्मीद जागी है। आशा की इस किरण के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा उन माता-पिता, बुजुर्गों और युवाओं की है, जिन्होंने पीढ़ियों से घाटी की मिट्टी में अपना विश्वास रखा। सरकार ने नए मकानों के साथ सुरक्षा, आर्थिक सहायता, रोजगार और शिक्षा के वादे किए हैं, पर विश्वास बहाल करने के लिए इन्हें ज़मीनी हकीकत में बदलना अनिवार्य है। आशा तभी जीवित रहेगी जब मकान के दरवाजे पर ताले खोलकर परिवारों को अपने घर लौटने दिया जाए, स्कूलों में बच्चों को खुले दिल से पढ़ने का अवसर मिले, युवाओं को पैतृक व्यवसाय या आधुनिक कौशल नौकरियां मिलें और मंदिर दरगाहों में लगातार मिलजोल का माहौल पैदा हो। घाटी के हर कोने में पंडित मुस्लिम मेलजोल मंच और सामाजिक सौहार्द समिति सक्रिय रहनी चाहिए, ताकि दोनों समुदायों के बीच पुराने जख्म भर सकें।
मनोवैज्ञानिक सुदृढ़ता के लिए काउंसलिंग सेंटर, सामूहिक चिकित्सा शिविर और सामुदायिक उत्सवों का आयोजन फिर से शुरू होना चाहिए। साथ ही युवा पीढ़ी को कश्मीर की प्रकृति, संस्कृति और लेखन पर आधारित पाठ्यक्रम देने से वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और विदेशी माहौल में बहकर न खोएंगे। प्रशासन को पारदर्शिता और नियमित समीक्षा के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा, जिससे हर चरण में फीडबैक मिल सके और सुधार हो सके। देश भर में बसे कश्मीरी पंडितों को घाटी से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिक संवाद सत्र रोजाना आयोजित हों, ताकि दूर बैठे परिवार भी अपने गांव परिवार की खबर रख सकें। मीडिया, फिल्मों और साहित्य को इस पुनरुत्थान की सत्याग्रही कहानियां दिखानी होंगी, जिससे पूरे देश को यह संदेश मिले कि भारत की विविधता, आत्मीयता और सहअस्तित्व की ताकत कश्मीर की गलियों में भी फिर से हंसेगी। अगर प्रशासन, समुदाय और नागरिक संगठन एक साथ मिलकर इन प्रयासों को जारी रखें, तो यह कल्पना नहीं कि कश्मीरी पंडित फिर अपने पूर्वजों के घरों में रहेंगे। यह कहानी तब पूरी होगी जब कश्मीर की घाटियां पंडितों के गीतों, मंदिरों की घंटियों और मस्जिदों के अजान की सामंजस्यपूर्ण गूंज से सजी हों। तभी पूरी दुनिया देखेगी कि भारत का लोकतंत्र और संविधान कितनी दृढ़ता से अपनी अल्पसंख्यकों का सम्मान कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस स्वप्न को सच करें। कश्मीरी पंडितों की वापसी सिर्फ घर लौटने की बात नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है, जहां पीड़ा से पैदा हुई एकता और समझदारी का चिरस्थायी सेतु बनेगा। तभी कह पाएंगे कि सत्य न्याय की यह विजय केवल उनके लिए नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बनी।